आज एक बड़ा सवाल हम सबों के सामने मुंह खड़ा है। आखिरकार किसका है हिंदुस्तान? क्या ये हिंदुस्तान हम सब हिंदुस्तानियों का है, या दरअसल आज हिंदुस्तान के टुकड़े करने के लिए हमारे राजनेता इस बहस को हमारे बीच में छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि तय कर लो आपस में हम हिंदुस्तानी। क्या आखिरकार यह हिंदुस्तान किसका है? यह हिंदुस्तान क्या सिर्फ हिंदुओं का है? यह हिंदुस्तान मुसलमानों का भी है या नहीं है? यह सवाल आज बहुत प्रमुखता से हम सबों के सामने रखा जा रहा है। लेकिन कोई पूछे इन राजनीतिज्ञों से कि आखिरकार इस सवाल को उठाने का हक इन्हें किसने दिया? किस संविधान के तहत आज ये सवाल उठा रहे हैं हम सबों के बीच में कि हिंदू बनाम हिंदुस्तान? कौन कह सकता है कि जो मुसलमान, जो सिख, जो ईसाई, जो बौद्ध, जो जैन, जो पारसी हिंदुस्तान में पैदा नहीं होता वो हिंदुस्तानी नहीं है? जाहिर सी बात है राजनीति विकट तरीके से हो रही है। आखिरकार ये कहने का हक किसने दिया किसी को कि अगर कोई मुसलमान है और वो कोई भी बात अपनी सामने रख रहा है तो उसे पाकिस्तान भेज देना चाहिए? जाहिर सी बात है एक ऐसी राजनीति चल रही है, एक ओछी और घटिया राजनीति चल रही है जिसको सबसे ज्यादा बीजेपी के ही कुछ सांसद चला रहे हैं, जिसकी वजह से आज स्थिति इतनी बदतर हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी, विनय कटियार, फारूक अब्दुल्ला, सुब्रमण्यम स्वामी। हिंदुस्तान की सियासत में ये चार किरदार हैं जो आज देश की राजनीति में धर्म से भाग देकर न जाने क्या हासिल करना चाहते हैं। इस सियासी गणित का शेषफल चाहे जो भी हो, लेकिन हिंदुस्तान की आम जनता के हिस्से शून्य ही लगना है। वजह क्या है वो आप इन बयानों से अंदाजा लगाइए। क्या ये कटियार एक मुसलमान तो देश के अंदर रहना नहीं चाहिए। हिंदुस्तान में किसी भी मुसलमान को कोई पाकिस्तानी नहीं पुकारेगा। डीएनए के अनुसार सच है कि उनका पूर्वज हिंदू है। इन चार नेताओं के बयान सुनकर अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो साफ कर दें कि ये सभी नेता इसलिए लड़ रहे हैं ताकि ये साबित कर सकें कि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है या मुसलमानों का। विवाद की कहानी 3 दिन पहले संसद से शुरू हुई थी, जब असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों को पाकिस्तानी कहने के खिलाफ कानून बनाने और 3 साल की जेल करने की मांग कर डाली। इसके बाद विनय कटियार ने मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की नसीहत दे डाली। सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हुआ और फारूक अब्दुल्ला कटियार के वंशज तक पहुंच गए। जहाँ तक कटियार साहब का सवाल है, वो तो ये बातें रोज ही कहते हैं, मुसलमानों को निकलना चाहिए। क्या ये कटियार के ये तो हम सबका देश है, मेरा भी देश है, आपका भी देश है, इसका भी देश है, ये सबका देश है। और जो ऐसी बातें करते हैं वो नफरत फैलाते हैं। धर्म नफरत की बात नहीं है। इस बीच सुब्रमण्यम स्वामी ने नया राग छेड़ा और हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदू मूल कबूलने की बात कही। मैं कहूँगा कि मुसलमान को उनको अनिवार्य बना देना चाहिए कि इस देश के नागरिक हो तो ये स्वीकार करो जो सच है। डीएनए के अनुसार सच है कि उनका पूर्वज हिंदू है। हिंदुस्तान की सरकार गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और बीमारी से लड़ रही है और देश के नेता देश के मजहब और देश पर मालिकाना हक का हिसाब लगाने में जुटे हैं। ऐसी राजनीति से नेताओं का चाहे भला हो जाए, देश का कुछ भला नहीं होने वाला। टीम न्यूज़ नेशन। और वाकई में आज जरूरत इस बात की है कि हम सब मिलकर कम से कम इस सवाल का जवाब अपने दिल से दें। आज ये सवाल हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि क्या उग्र सांप्रदायिक सियासत देश के लिए खतरा है? जहां इस सवाल हम एक बार फिर दोहरा रहे हैं, उग्र सांप्रदायिक सियासत क्या देश के लिए खतरा है? अगर आपको लगता है कि हाँ ये वाकई में बड़ा खतरा है तो आप अपना जवाब हमें एसएमएस कीजिए NN स्पेस यस। अगर आपको लगता है कि नहीं ये राजनीति बिल्कुल जायज है तो लिखिए NN स्पेस नो। हमें अपना एसएमएस भेजिए 53636 पर 53636 पर आप हमें अपना एसएमएस भेजिए। और अगर आप अपनी राय हमसे ट्विटर के जरिए साझा करना चाहते हैं तो #NN_, उसके बाद अपनी राय लिखिए। आपकी राय हम इस कार्यक्रम के दौरान जरूर प्रदर्शित करेंगे। लेकिन आज ये सवाल हम सबों के अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। हम आज हिंदुस्तान में किस तरह की चर्चा कर रहे हैं भाई? 1947 में बंटवारा हो चुका, जहां देश के 2 टुकड़े हुए थे। कुछ लोगों ने पाकिस्तान को अपना घर बनाया, कुछ ने हिंदुस्तान को। जिन लोगों ने हिंदुस्तान को घर बनाया वो सब हिंदुस्तानी हैं। आज हम कैसे कह सकते हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी नेता क्यों ना हो, कैसे कह सकता है कोई आदमी, कोई चुना हुआ प्रतिनिधि कि हिंदू बनाम हिंदुस्तान? जाहिर सी बात है ऐसे लोग एक ओछी, घटिया और विकृत मानसिकता को प्रदर्शित करते हैं।
आइए अब आपको दिखाते हैं किस तरह से जहां एक तरफ विनय कटियार सरी के लोग हैं तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी सरी के लोग भी हैं और ये कहते हैं कि प्रोटेक्शन बना देना चाहिए कि कोई भी आदमी अगर किसी मुसलमान को कहे कि तुम पाकिस्तान चले जाओ तो उसे 3 साल की जेल भेज दें। भाई ओवैसी साहब, किसने आपको कहा इस तरह की बातें? अगर आपको ऐसा डर लगता है तो आप खुद पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते? आप क्या यह कानून बना सकते कि हिंदुस्तान में किसी भी मुसलमान को कोई पाकिस्तानी नहीं पुकारेगा? आप बनाइए, उसको 3 साल की सजा दीजिए। मुसलमान तो इस देश के अंदर रहना नहीं चाहिए। उन्होंने जनसंख्या के आधार पर देश का बंटवारा कर लिया, तो फिर यहाँ इस देश के अंदर रहने की क्या आवश्यकता थी? फिर उनको अलग भूभाग दे दिया गया, बांग्लादेश या पाकिस्तान जाएं, यहाँ क्या काम है उनका? तो आप देख रहे हैं हमारे नेताओं के बोल, ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो इस तरह की घटिया भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वाकई में इन्हें इस तरह की बोलने की आजादी होनी चाहिए? और क्या पार्टी के नेताओं पर यह जिम्मेदारी नहीं है कि इस बात से कन्नी न काट लें कि ये व्यक्तिगत राय है किसी भी नेता की? अगर वो पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो पार्टी में हैं, तो उनकी कही हर बात पार्टी की राय है। इस बात से कन्नी क्यों काटती है पार्टी? चाहे वो बीजेपी हो या MQM हो या फिर AIM हो, ये तमाम पार्टियां आज जिम्मेदार हैं अपने नेताओं के सब बड़बोल के लिए। इसलिए एक बार फिर आपसे यह सवाल पूछते हैं, क्या उग्र सांप्रदायिक सियासत देश के लिए खतरा है? क्या उग्र सांप्रदायिक सियासत देश के लिए खतरा है? अगर आपको लगता है कि हां, तो SMS कीजिए हमें NN/yes। अगर आपको लगता है ना, SMS कीजिए NN/no। अपना SMS हमें भेजिए 53636 पर, 53636 पर। आप अपनी राय ट्विटर के जरिए भी हमसे साझा कर सकते हैं, #NN_, उसके बाद अपनी राय लिखिए। आपकी राय हम इस कार्यक्रम में जरूर प्रदर्शित करेंगे। और एक और बयान है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कल दिया, जिसे लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी राय व्यक्त कर रहे थे और उस वक्त रेणुका चौधरी, जो कि कांग्रेस की सांसद हैं, प्रधानमंत्री की एक टिप्पणी पर जबरदस्त तरीके से ठहाके मारकर हंसने लगी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें एक बात कही, लेकिन सीधे उन्हें नहीं कही, क्योंकि उस समय अध्यक्ष के तौर पर वहां पर वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति मौजूद थे और उन्होंने सबसे पहले रेणुका चौधरी पर लगाम लगाने की कोशिश की और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टिप्पणी की। अब वो टिप्पणी आज इतनी बड़ी बन चुकी है कि उस पर जबरदस्त विवाद हो रहा है और पूरे के पूरे पार्टियों के बीच में महिलाओं के सम्मान को लेकर एक विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी ने गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के ट्वीट पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस देना मुनासिब समझा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की जो टिप्पणी सदन में थी वो उन्हें अपनी गरिमा के विरुद्ध लगती है। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। ये इतनी अशोभनीय, निंदनीय बात है। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री ने संयम बरता है ना। Denigrating the status of women is a crime. तो महाभारत छेड़ कर देखेंगे। हमारी रेणुका जी से आके माफी मांगे। संसद के दोनों सदनों में हंगामा एक दिन पहले संसद में लगे ठहाकों को लेकर हो रहा है। कांग्रेस के सांसदों ने संसद में रेणुका चौधरी के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी से माफी की मांग पर हंगामा किया। कांग्रेस नेता दो घटनाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। एक तो पीएम मोदी का बयान और दूसरे किरण रिजिजू की ओर से सोशल साइट पर पोस्ट किया गया वीडियो, जिसमें रिजिजू ने रामायण सीरियल के किरदार शूर्पणखा का वीडियो डाला था। मैं 2 लड़कियों की माँ हूँ, मैं किसी की बीवी हूँ और आप ऐसा तुलना करते हैं और ये वीडियो लगाते हैं। It is highly objectionable and I am going to file for privilege. इसके बाद कांग्रेस ने राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू से मिलकर विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दे दिया। इधर कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी के नेता बचाव में दलील दे रहे थे कि राज्यसभा में रेणुका चौधरी का रवैया भी शोभनीय नहीं था। ऐसी कोई बेइज्जती जो नहीं की, उनकी हंसने के बारे कहा था। मैंने स्वयं कई अभद्र टिप्पणियां प्रधानमंत्री जी पर, विशेष रूप से पर्सनल टिप्पणियां उनके मुख से स्वयं सुनी। हालांकि पीएम मोदी ने रेणुका चौधरी का नाम लेते हुए किसी किरदार का जिक्र नहीं किया था। फिर किरण रिजिजू ने शूर्पणखा का वीडियो क्यों डाला, इसका जवाब रिजिजू नहीं दे सके।
जो वीडियो एक तरफ अनदेखा दिख रही है, लेकिन 2 वीडियो दिखा के उसमें कंपेयर विदाउट कमेंट आपने 2 वीडियो डाल दी। आपने वीडियो पोस्ट किया है वो मैंने कुछ कहा मैंने कुछ कहा नहीं उसमें। वीडियो पोस्ट किया उसको लेकर भी काफी नहीं वो हंगामा करने का चीज नहीं वो। दूसरी तरफ बयानों की जंग में कांग्रेस के नेता वीरप्पा मोइली ने भी बीजेपी नेताओं को पीएम का गुलाम कह डाला। रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। ये मामला अब काफी बड़ा बन चुका है। एक बहुत बड़ा तबका है आज देश में जो प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी को लेकर बार बार सवाल उठा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मर्यादा लांघ दी है। जाहिर सी बात है इस मुद्दे पर विवाद कई किए जा सकते हैं, लेकिन आइए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से ये दिखाते हैं कि राज्यसभा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी राय रख रहे थे तो उन्होंने क्या कहा था, और उसके बाद उससे पहले रेणुका चौधरी ने क्या कहा, सभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू जो कि उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने किस तरीके से रेणुका चौधरी पर अपनी टिप्पणियां सामने रखी थी, फिर प्रधानमंत्री ने मजाक के तौर पर क्या बातें सामने रखी, और अब यह मामला क्यों इतना बड़ा बन रहा है। क्योंकि जब तक आप पूरा परिप्रेक्ष्य नहीं देखेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि आज रेणुका चौधरी इतनी आग बबूला क्यों है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जिस रामायण कांड पर राजनीति गर्म है उसकी कहानी शुरू होती है राज्यसभा की इसी तस्वीर के साथ। पीएम मोदी आधार कार्ड के मुद्दे पर बोल रहे थे और कांग्रेस के नेता विरोध करते जा रहे थे। पहली बार रेणुका चौधरी हंसी तो पीएम ठिठके, लेकिन बोलते रहे। तभी सभापति वेंकैया नायडू ने उन्हें टोका। प्रधानमंत्री जी 1 मिनट, प्रधानमंत्री जी 1 मिनट। Now I would like to tell everyone what happened to you. Now if you have some problem, go to the doctor, please. ऐसा मत करिए। Sit down, sit down, Renuka, sit down, sit down. This is not the way. I have to name you, please. Don't do that. अध्यक्ष जी, वेंकैया नायडू चेतावनी दे ही रहे थे कि पीएम मोदी ने वो बयान दिया जिस पर अब हंगामा हो रहा है। अध्यक्ष जी, सभापति जी, सभापति जी, रेणुका जी को आप कुछ मत कहिए। To the office and also to media, सभापति जी, not to report such loose talk and unruly behavior, please. सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। पीएम के इतना बोलते ही पूरा सदन ठहाके लगाने लगा। बीजेपी सांसदों को हंसते देख आनंद शर्मा ने आपत्ति जताई। कोई हंसे तो अच्छा नहीं है, हंसना नहीं है। लोग हंस रहे हैं वो देखना है हमको देख के। 20 साल पहले इसके बाद पीएम मोदी तो बोलते रहे, साथ ही रेणुका चौधरी भी पीएम मोदी की टिप्पणी को नारी सम्मान के खिलाफ बताकर ऊंची आवाज में विरोध दर्ज कराती रही। टीम न्यूज नेशन। तो ये है पूरा वाकया जो राज्यसभा में हुआ। अब इसके बाद से मामला और आगे इसलिए बढ़ गया क्योंकि गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सूपनखा का वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट से सामने रख दिया। प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों से तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन किरेन रिजिजू के इस ट्वीट के बाद मामला अब इतना बड़ा बन गया है कि वाकई में इसे अब महिला सम्मान से जोड़कर देखा जा रहा है। अब लगता है कि प्रधानमंत्री को ही पहल करनी पड़ेगी, अन्यथा ये बात बहुत दूर तक जाएगी। अब बात करते हैं राफेल डील की, जिस पर जबरदस्त सियासत हो रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे दरअसल एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। हर मंच पर, हर जगह राहुल गांधी यही कहते हैं कि आखिरकार सरकार क्या छिपा रही है आम जनता से। राफेल डील के मामले में सरकार पूरे तथ्य जनता के सामने या फिर संसद में क्यों नहीं रखना चाहती। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया था, लेकिन सरकार की तरफ से, खास करके रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा में राफेल डील के बारे में कोई भी चीज सार्वजनिक नहीं की जाएगी। इसे देखते हुए अब मामला और तब गंभीर बन जाता है जब वित्त मंत्री स्पष्ट तौर से कहते हैं कि इस बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं होगा। अब यह मामला और बड़ा इसलिए बनेगा क्योंकि कांग्रेस के पास अब ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा। That if you tomorrow say you are buying a missile from this country, give us the breakup of the cost. So the breakup of the cost will tell you what is the weapon system on that missile. What are the specifics? So it is in larger interest of India's security
that price is never disclosed. That's responsible governance. सिंपल सा सवाल है जो मैंने आपसे पहले भी कहा। राफेल मामले में डिफेंस मिनिस्टर ने स्वयं कहा कि राफेल हवाई जहाज की प्राइस मैं देश को देने वाली हूं। तकरीबन 2017 में कहा था। कुछ ही महीने बाद वो कहती हैं कि दिस इज अ स्टेट सीक्रेट। तो या तो वो अभी झूठ बोल रही हैं या उस टाइम झूठ बोला था। दोनों स्टेटमेंट सही नहीं हो सकती हैं। तो ये मैं यही सवाल पूछ रहा हूं कि अगर स्टेट सीक्रेट था तो क्या जब इन्होंने पिछला बयान दिया था स्टेट सीक्रेट नहीं था? उस समय के बीच में और अब स्टेट सीक्रेट बना है? यही मेरा सवाल है। जिस तर्ज पर आजकल राहुल गांधी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और खास करके सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणियां कर रहे हैं, स्पष्ट है कि कांग्रेस 2019 की पूरी तरह से तैयारी कर रही है। और हो भी क्यों ना, आखिरकार कांग्रेस पार्टी का जिम्मा अब राहुल गांधी के कंधों पर है। ऐसे में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की जब बैठक हुई, उसमें कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, जो राहुल गांधी की मां भी हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर से पार्टी के सभी नेताओं को एक संदेश दिया। पैगाम स्पष्ट है। सोनिया गांधी ने कहा कि राहुल गांधी अब मेरे भी बॉस हैं, इसलिए अब इस बारे में कहीं कोई दुविधा नहीं हो सकती। राजनीतिक भाषण किया, कैंपेन स्पीच करी, मगर जो देश के सामने मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की सियासत का अंदाज हर दिन बदलता जा रहा है। राहुल सीधे और सटीक शब्दों के जरिए पीएम को घेरने की रणनीति पर लगातार काम कर रहे हैं। कुछ ना कुछ यहाँ दाल में काला है और मोदी जी जवाब नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी के एग्रेसिव अंदाज के बीच उनकी धार को और तेज करने वाला बयान दिया कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और उनकी मां सोनिया गांधी ने। सोनिया गांधी ने पार्टी के उन तमाम दिग्गजों की दुविधा दूर करने की कोशिश की जो नेतृत्व को लेकर खेमेबाजी कर रहे थे। सोनिया ने साफ कहा कि राहुल गांधी अब उनके भी बॉस हैं। इस बारे में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस नई ऊंचाइयों पर जाएगी, ये भरोसा भी सोनिया गांधी ने ही जताया। सोनिया ने कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। सोनिया जी का संसदीय दल को आज संबोधन था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अब राहुल जी कांग्रेस पार्टी के बॉस हैं, हमारे भी बॉस हैं। आपको उनके साथ सहयोग करना चाहिए, उसी विश्वसनीयता से काम करना चाहिए, जिसमें सारे लोग सहमत हुए। सोनिया गांधी अपने बयानों से राहुल गांधी के लिए कांग्रेस का किला मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी के नेता राहुल गांधी की सियासी काबिलियत पर सवाल उठाने का कोई मौका नहीं चूक रहे। कांग्रेस की वर्तमान स्थिति पर कि शायद वो लाइन इनके ऊपर चरितार्थ होती है कि बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। गुजरात विधानसभा चुनाव हो या फिर राजस्थान के उपचुनाव, फिलहाल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए राहुल गांधी के नेतृत्व में नई उम्मीदें जरूर जगी हैं। सोनिया गांधी का ये बयान भी ऐसे वक्त में आया है जब कार्यकर्ताओं को मिशन 2019 में झोंकने की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है। राहुल गांधी मेरे बॉस हैं। सोनिया के इस बयान के बाद संदेश साफ है कि पार्टी की लकीर राहुल गांधी ही तय करेंगे और पार्टी को अब राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ना है। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और इसमें दरअसल कोई दुविधा इसलिए भी नहीं है क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से आज जनता के सामने प्रदर्शित किए जा रहे हैं, खास करके गुजरात के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जब उन्होंने विदेश में जाकर अपना नया अवतार प्रस्तुत किया था, वो स्पष्ट कर रहा है कि राहुल गांधी के बारे में और खुद उनके चुनावी तैयारियों के बारे में एक सोची समझी रणनीति के तहत उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर आप राहुल गांधी के स्टाइल को देखें, मंदिर जाने लगे हैं, मंदिर में नमन करने लगे हैं, जो कि गुजरात में हमने देखा। कुछ यही अंदाज आपको कर्नाटक के चुनाव में भी दिखाई देगा। उत्तर पूर्वी राज्यों के चुनाव में भी राहुल गांधी कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं, उन जगहों पर खास करके जहां हिंदुओं का बोलबाला ज्यादा है और जहां पर मंदिरों की प्रमुखता है। इसके साथ साथ उनकी हालचाल, उनकी बोलचाल की भाषा, उनके कपड़े पहनने की शैली, तमाम चीजें आज प्रदर्शित करती हैं कि राहुल गांधी न सिर्फ एक मेकओवर के साथ हम सबके सामने हैं, बल्कि एक नए नेता की छवि लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तीखे सवाल, बस ये बता दीजिए कि आपने ये डील स्वयं बदली, हाँ या ना? लोगों से जुड़े मुद्दे, किसानों को सही दाम देने की बात है, उनके भविष्य की बात है, उनकी रक्षा की बात है। प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में नहीं बोला।
मंदिरों का दर्शन। ये अंदाज राहुल गांधी के बदले स्टाइल की कहानी बयां कर रहा है। पिछले कुछ महीनों में राहुल की सियासत में गजब का बदलाव देखने को मिला है। यूपी और गुजरात के चुनावों को देखें तो राहुल की सियासत का एक अलग पहलू भी निकलकर सामने आया है। वो है सॉफ्ट हिंदुत्व की सियासत का। गुजरात और यूपी के चुनावों में राहुल ने मंदिर मंदिर जाकर मत्था टेका और आने वाले चुनावों में भी राहुल गांधी इस फॉर्मूले को अपनाएंगे। कहा जा रहा है कि राहुल की टीम ने इस बारे में पूरा खाका भी तैयार कर लिया है। राहुल गांधी 10 फरवरी से कर्नाटक के 4 दिनों के दौरे पर जा रहे हैं। कोप्पल के हुलीगेम्मा मंदिर से राहुल गांधी अपने दौरे का आगाज करेंगे। इस दौरान राहुल लिंगायतों के प्रसिद्ध कवि सिद्धेश्वर मठ का दर्शन करेंगे। सिद्धेश्वर मठ और शिव मंदिर लिंगायत जाति के लोगों के आस्था के केंद्र हैं। 12 फरवरी को राहुल कलबुर्गी के ख्वाजा बंदे नवाज की दरगाह भी जाएंगे। 13 फरवरी को राहुल गांधी दिल्ली लौटने से पहले बिदर के अनुभव मंटप का दर्शन करेंगे। साफ है कि कांग्रेस हिंदुत्व के मुद्दे पर सारे वोटर्स को बीजेपी के खाते में जाने से रोकने के मिशन में लगी है। मंदिर मंदिर राहुल के दर्शन के पीछे सियासत का एक नया दर्शन भी काम कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। अयोध्या मामले पर बात करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मामला है वो आस्था का नहीं है बल्कि सिर्फ जमीन विवाद है। और अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 14 मार्च से रोजाना सुनवाई के आदेश दिए हैं, क्योंकि अभी इस पूरे मामले पर अंग्रेजी तर्जुमा नहीं है उन तमाम चीजों का जो दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सामने साक्ष्य के तौर पर रखे जाने हैं। अब उसके बाद सभी पक्ष अपनी दलील सामने रखेंगे और उम्मीद यही की जा रही है कि बहुत जल्द अयोध्या मामले का कोई ना कोई हल हम सबों के सामने होगा। जिस सुनवाई पर देश भर की निगाहें टिकी थी, उस अयोध्या विवाद की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर टल गई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों को निर्देश दिया है कि वो 2 हफ्ते के भीतर इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने रखे गए सभी दस्तावेजों का ट्रांसलेशन जमा कराएं। इसके अलावा अपनी दलीलों में जिन किताबों का हवाला पक्षकारों ने दिया है, कोर्ट ने उनका ट्रांसलेशन भी जमा कराने के निर्देश दिए हैं। गीता और महाभारत के जो पेजेज जो साइट हुए हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष, वो हिंदी में थी। उसका इंग्लिश रूपांतर करने के लिए आज आदेश ने सर्वोच्च न्यायालय ने किया है कि उसका ट्रांसलेशन करके 1 सप्ताह के अंदर में जिस तरह की भी प्लीडिंग्स है उसको कंप्लीट कर दिए। और दोनों पक्ष ने आज रजामंदी दे दी कि 14 मार्च से डे टू डे बेसिस पे इसकी सुनवाई होगी। अयोध्या को लेकर सियासत भले ही होती रही हो, लेकिन चीफ जस्टिस ने इस बारे में साफ कर दिया है कि ये मामला सीधे सीधे जमीन विवाद का है और कोर्ट इसी तर्ज पर इस मामले की सुनवाई करेगा। डिले होगा जब हनुमान जी की ऐसा मर्जी है कि जल्दी से जल्दी होगा। क्या होगा? होगा राम जी का मंदिर बनेगा, कहें कि रामे जी के मालिक हैं और कोई है नहीं। देखिए, कोर्ट देगा तो मालिक को तो देगा, तो भगवान मालिक, भगवान के नाम से होगा। जेकरा मन से पूजा करे, जेकरा मन से दर्शन करे। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से इस केस की सुनवाई हर रोज करवाने की मांग भी की गई। हालांकि कोर्ट ने इस बारे में अपना रुख साफ नहीं किया। एक वक्त देश की राजनीति को एक नई दिशा देने वाला ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पिछले 7 साल से लंबित है, लेकिन पक्षकारों की संजीदगी का आलम यह है कि अभी तक महत्वपूर्ण दस्तावेजों के अनुवाद का काम तक पूरा नहीं हो पाया है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 14 मार्च तय की है और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार तकनीकी आधार पर यह मसला और ज्यादा नहीं टलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। अभी आपने एक महंत की बात सुनी, जमीन भगवान का, आसमान भगवान का, तो ऐसे में जमीन भगवान की नहीं तो किसकी होगी? ऐसा लगता है कि दिल्ली में 108 फीट ऊंची हनुमान जी की जो प्रतिमा है, जिसे आप दरअसल दिल्ली की पहचान के तौर पर अब देख सकते हैं, उसे लेकर कुछ ऐसी ही बात निकल कर आ रही है। और इसे बड़े मजे से हम इसलिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि जिस जमीन पर इस प्रतिमा को बनाया गया है, ये मूर्ति बनी है, उस जमीन के मालिकाना हक को लेकर कोई आगे नहीं आ रहा है जनाब। हर किसी ने कह दिया कि उसकी जमीन है ही नहीं, ना तो वो एनडीएमसी की जमीन है, ना किसी व्यक्ति की जमीन है, ना आज तक उस जमीन पर किसी ने मालिकाना हक ठोका है। तो फिर ये जमीन है किसकी? जाहिर सी बात है, ये जमीन सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की है। तभी तो उसके ऊपर आज उनकी प्रतिमा है जो कि दिल्ली की पहचान बन गई है। 108 फीट ऊंची बजरंगबली की विशाल प्रतिमा। दिल्ली के झंडेवालान के पास हनुमान जी की प्रतिमा जितनी मशहूर है, उतना ही रहस्य इस मंदिर की जमीन को लेकर भी, क्योंकि दिल्ली के नगर निगमों ने जो दलीलें रखी हैं, उससे लगता है कि भगवान की जमीन पर विराजमान है हनुमान।
एनडीएमसी ने दावा किया है कि सेंट्रल दिल्ली में जिस जमीन पर हनुमान जी का मंदिर है वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। दरअसल हनुमान मंदिर के पास ट्रैफिक जाम को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिस पर अदालत ने एमसीडी नॉर्थ को समन भेजा और इस समन के जवाब में एमसीडी ने हाथ खड़े कर दिए। दिल्ली के वेस्ट इलाके में से एक मंदिर मार्ग में पैदल यात्रियों को होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए एक एनजीओ ने जनहित याचिका दायर कर मूर्ति को हटाए जाने की मांग की थी। अब मामला अदालत में है, लेकिन एमसीडी की माने तो हनुमान जी की मंदिर का जमीन का लगता है भगवान ही मालिक है। दिल्ली से राम कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। दुनिया को अपनी ताकत की नोक पर रखने वाला उत्तर कोरिया ऐसा लगता है कि आज दुनिया के सामने यह प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा है कि अगर सैन्य शक्ति की बात की जाए तो उसके पास किसी भी दूसरे देश के मुकाबले बहुत कुछ है। जी हां, आज उत्तर कोरिया ने जो शक्ति प्रदर्शन किया वो आज दुनिया भर को नहीं बल्कि अमेरिका को एक बड़ी चेतावनी है कि अगर अमेरिका ने उत्तर कोरिया की तरफ आंखें तरेरने की कोशिश की तो उत्तर कोरिया का तानाशाह वो कर सकता है जिसका डर वो दुनिया को लगातार दिखा रहा है, यानी कि परमाणु हमला। मार्च करते मार्शल किम जोंग के कमांडो। सड़क पर टैंकों की गर्जना। परेड में उतरी नॉर्थ कोरिया की परमाणु मिसाइल और परेड की सलामी लेता मार्शल किम जोंग उन। पूरी दुनिया नॉर्थ कोरिया के शक्ति प्रदर्शन को 25 अप्रैल को देखती थी, जब नॉर्थ कोरिया अपना आर्मी डे मनाता था। लेकिन इस बार तारीख भी बदली और परेड का अंदाज भी। इस वक्त पूरी दुनिया में नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच परमाणु युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। ऐसे में वक्त से पहले इस शक्ति परेड के भी मायने हैं और समीकरण के भी। आप भी देखिए राजधानी प्योंगयांग में मार्शल किम जोंग की सेना की परेड। जब मिसाइलें और टैंक उसके सामने से गुजरता तो किम की मुस्कुराहट और गहरी हो जाती थी। किम इन तस्वीरों के जरिए अमेरिका को बताना चाहता था कि उसे सुपर पावर का जरा भी खौफ नहीं है। पावर शो के दौरान प्योंगयांग की सड़कों पर तोपें भी नजर आईं। सन की तानाशाह की सेना की बख्तरबंद गाड़ियों की भी नुमाइश की गई। अमेरिका किम के इस कदम से नाराज है, लेकिन शायद किम जोंग को इसकी परवाह ही नहीं। वो तो लगातार अपनी फौजी ताकत बढ़ाता जा रहा है। उसके जखीरे में तबाही का तूफान लाने वाले न्यूक्लियर हथियार शामिल हैं, जिनके धमाके से हजारों लोग मौत के मुंह में समा सकते हैं, जिनके विस्फोट से ऐसी तबाही आएगी जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। किम जोंग ने अपनी फौज को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से भी लैस कर दिया है। दावा किया है कि ये मिसाइलें अमेरिका तक मार कर सकती हैं। सन की तानाशाह किम जोंग ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। उसके सिर पर फौजी ताकत का जुनून है। यह आर्मी परेड उसके इसी जुनून की एक मिसाल है। टीम न्यूज नेशन। परेड की इन तस्वीरों को देखकर क्या आप वाकई में मानेंगे जो पश्चिमी देश हमें चाहते हैं कि हम माने कि उत्तर कोरिया में खाने को भी नहीं है? तमाम स्थितियां स्पष्ट हैं। जो हथियारों का जखीरा आज प्रदर्शित किया गया यह स्पष्ट करता है कि किम जोंग उन न सिर्फ अपनी पूरी सरकार बल्कि अपनी जनता के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है और दरअसल तस्वीरें बहुत कुछ कहती जा रही हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि यह परेड अपने आप में पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है तो आप जरा गलत सोच रहे हैं, क्योंकि किम जोंग उन वो सब कुछ कर सकता है जिसके बारे में लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। विंटर ओलंपिक्स की शुरुआत होने वाली है जिसमें उत्तर कोरिया के खिलाड़ी भी हिस्सा लेने वाले हैं। माना जा रहा है कि ठीक उससे पहले, यानी कि जिस दिन उत्तर कोरिया के खिलाड़ी विंटर ओलंपिक्स में हिस्सा लेंगे और उसकी शुरुआत होगी, उससे पहले एक शक्ति प्रदर्शन का परेड उत्तर कोरिया में किया जाएगा। जी हां, दक्षिण कोरिया में ये पूरा का पूरा ओलंपिक्स हो रहा है और उत्तर कोरिया ये प्रदर्शित करेगा कि दक्षिण कोरिया उसकी नोक पर है। अप्रैल की जगह फरवरी में उत्तर कोरियाई सेना का शक्ति प्रदर्शन। विंटर ओलंपिक के एक दिन पहले क्यों हुआ उत्तर कोरिया का शक्ति प्रदर्शन? आखिर इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए क्या संदेश देना चाहता है किम? कपकपाती ठंड में
किम के हजारों सैनिकों का हेल मार्च देखिए। किम टू सन स्क्वायर की ये तस्वीरें हैं। शक्ति प्रदर्शन की भव्य तस्वीर, बैंड बजाते जवान, थल सेना का हथियारबंद दस्ता, नौसैनिकों का दस्ता और जोश से लबरेज कोरियाई सेना का महिला दस्ता। किम को गार्ड ऑफ ऑनर के जरिए समारोह की शुरुआत हुई और इसके बाद समारोह का आगाज हुआ। मार्च पास्ट करता हजारों सैनिकों का दस्ता, हथियारों की नुमाइश और कमांडरों के बीच खड़ा किम जोंग अपनी सैन्य ताकत पर इतराता नजर आता है। इस बार की परेड इसलिए भी खास है क्योंकि तय समय से 2 महीने पहले इस परेड का आयोजन किया गया है। किम ने शक्ति प्रदर्शन के लिए 8 फरवरी का वक्त चुना है, जो एक खास संकेत है। उत्तर कोरिया में होने वाले विंटर ओलंपिक के ठीक एक दिन पहले किम की सेना ने ताकत की नुमाइश की है। टैंक्स का यह दस्ता खौफ पैदा करने के लिए है। आर्टिलरी सेना की फायरिंग पावर से दुनिया को डराने की कोशिश है। विंटर ओलंपिक को शांति के संदेश में देखा जाता है। इस प्रतियोगिता में उत्तर और दक्षिण कोरिया टीमें हिस्सा लेती हैं, लेकिन किम ने इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए जता दिया है कि वो झुकेगा नहीं। दुनिया और खासकर अमेरिका को अपनी ताकत का एहसास करवाता रहेगा। किम के इस ताकत प्रदर्शन को पूरी दुनिया ने देखा। संकेत साफ है, तानाशाह संघर्ष की पूरी तैयारी कर रहा है। टीम न्यूज नेशन। तो आपने देखा किम जोंग उन ने आज पूरी दुनिया के सामने उत्तर कोरिया की ताकत को कैसे प्रदर्शित किया। लेकिन क्या आप वाकई में मानते हैं कि इस ताकत प्रदर्शन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुपचाप बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं साहब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन में वैसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों अपने अपने हिसाब से अपने देश को चलाने की कवायद कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तय किया है कि 27 साल पहले 4 जुलाई को जिस तरह से अमेरिका में शक्ति प्रदर्शन हुआ था सैन्य हथियारों का, वो एक बार फिर होगा। यानी कि इस साल अमेरिका अपने स्वतंत्रता दिवस पर अपने शक्ति प्रदर्शन को भी दुनिया के सामने रखेगा। यानी कि हम एक और परेड देखेंगे और एक और किम जोंग उन। तानाशाह की अकड़ ढीली करने के लिए अमेरिका जल्द ही पावर परेड कर सकता है। एक ऐसी परेड जिसके जरिए अमेरिका तानाशाह किम की ताकत हासिल करने की बेपनाह लालच पर बंदिशें लगा देगा। एक ऐसी परेड जो 27 साल पहले हुई थी। 2 दशक के बाद एक बार फिर अमेरिका अपने तबाही मचाने वाले बारूदी जखीरे की नुमाइश करेगा। अमेरिका में हर साल मिलिट्री परेड नहीं होती। इसे आमतौर पर किसी जीत या युद्ध के खात्मे पर किया जाता है। अमेरिका में आखिरी बार मिलिट्री परेड का आयोजन 1991 में किया गया था। खबरों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट पेंटागन को वॉशिंगटन में मिलिट्री परेड के निर्देश दिए हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रेसिडेंट इस परेड को सैनिकों के सम्मान में रखना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने जनवरी के आखिर में तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मुलाकात भी की थी। प्रेसिडेंट ट्रंप देश की सेना और उन लोगों का बहुत सम्मान करते हैं जो देश को सुरक्षित रखने के लिए हर दिन खतरा उठाते हैं। इसलिए उन्होंने डिफेंस डिपार्टमेंट से मिलिट्री परेड के लिए कहा है जिसमें हर अमेरिकी सेना के प्रति सम्मान दिखाए। दावा किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये फैसला पिछले साल फ्रांस की परेड देखने के बाद लिया है। लेकिन जानकारों का दावा है कि इस परेड का कहीं न कहीं नॉर्थ कोरिया से रिश्ता जरूर है। तानाशाह को काबू करने और उसकी तबाही मचाने वाले मंसूबे को कुचलने के लिए अमेरिका साइको वॉर की रणनीति अपना रहा है। टीम न्यूज नेशन। अब जरा भारत की तरफ रुख करते हैं क्योंकि हमारे देश में भी समस्याएं कम नहीं हैं। डोकलाम जो कि हिंदुस्तान और चीन के बीच एक ऐसा मुद्दा है जो कि सुलझना तो नहीं लेकिन उलझने की दिशा में ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, वहां पर एक रिपोर्ट सामने आई है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन उत्तरी डोकलाम के साथ साथ अब पश्चिमी डोकलाम में भी बड़े बड़े निर्माण करता जा रहा है। जी हां, ये बात वाकई में चिंताजनक है क्योंकि सिंचला की तरफ से आने वाली रोड को अब चीन और मजबूत करने में जुटा हुआ है, जिसका इस्तेमाल चीन फौजी मूवमेंट के लिए करेगा। इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान भी माकूल जवाब देने की तैयारी में है, लेकिन जैसे जैसे चीन का जमावड़ा बड़ा हो रहा है हमारे लिए चिंता बढ़ रही है। डोकलाम में फिर लौटा अड़ियल चीन। भारत और चीन के सैनिकों की झड़प की ये तस्वीरें भले ही पुरानी हैं, लेकिन बॉर्डर पर इस तरह की तल्खी की आहट फिर सुनाई देने लगी है।
और इसकी वजह है चीन का डोकलाम के पास जमावड़ा। चीन की लाल फौज की साजिश कितनी गहरी है, इसका अंदाजा खुफिया रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। चीन ने उत्तरी डोकलाम के साथ पश्चिमी डोकलाम में भी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। चीन ने यहाँ 25 छोटे बड़े टेंट लगा दिए हैं। यहाँ वो अपने जवानों का जमावड़ा करने में लगा है। साथ ही भारी बख्तरबंद गाड़ियों की आवाजाही के लिए सड़क बनाने में लगा है। सिंचाला की तरफ आने वाली सड़क को चीन मजबूत कर रहा है। इतना ही नहीं, चीन ने सिंचाला और डोकलाम के पास कई निगरानी टावर भी बना दिए हैं। जानकार मानते हैं कि चीन लगातार डोकलाम में निर्माण कार्य कर रहा है ताकि विवाद होने पर अपनी ताकत दिखा सके। डोकलाम में चाइनीज टेंट लग रहे हैं या दूसरी तैयारी हो रही है, वो नॉर्मल रूटीन है। अभी विंटर का टाइम है, उनको रहने के लिए प्रोटेक्शन चाहिए, तो इसलिए वो अपने तंबू वगैरह लगा रहे हैं। हमको उसका परवाह नहीं है, वो अपने इलाके में क्या करते हैं, उनका रूटीन है। हमको परवाह है अगर वो हमारे इलाके में गड़बड़ करेंगे तब हमको फिक्र करने की ज़रूरत है। अगर अपने इलाके में 25 तंबू लगाएं या 50 तंबू लगाएं, ये उनका प्रॉब्लम, हमारा प्रॉब्लम ही है। और उन अपने जवानों को रहने के लिए, उनको कंफर्ट देने के लिए वो तंबू का लगाते हैं। सामरिक नजरिए से डोकलाम ट्राई जंक्शन हमारे लिए कितना अहम है आपको दिखाते हैं। दरअसल भूटान का डोकलाम ऐसा इलाका है जो सिक्किम बॉर्डर से लगा हुआ है। पहले चीन डोकलाम के नॉर्थ साइड में रोड बना रहा था, लेकिन भारतीय सैनिकों की मुस्तैदी से वो कामयाब नहीं हो सका और अब वो पश्चिम इलाके में रोड और टावर पर काम कर रहा है। विवाद और टकराव की असल वजह यही है। ये माना जा रहा है कि चीन 3 तरफ से भारत को घेरने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए आपको सड़क हादसे की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसके बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये दिल्ली की तस्वीर है जहां 2 बैरिकेड के बीच में एक तार लगा दी गई थी, इस तरीके से कि कोई उससे निकल ना पाए। लेकिन एक मोटरसाइकिल सवार आ रहा था, उसे वो तार दिखी नहीं। और अफसोस की बात तो यह है कि ये तार उसके गले को रेतते हुए निकल गई। जाहिर सी बात है, इस पूरे मामले को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है, लेकिन क्या कार्रवाई उस व्यक्ति की जिंदगी को वापस ला सकता है? डिवाइडर से टकराई बाइक और उससे चंद कदम पहले ही बाइक सवार शख्स की सांसों की डोर टूट गई। पुलिस ने बैरिकेडिंग के दौरान जो तार बांधा, उसी तार ने युवक की जान ले ली। यह दर्दनाक हादसा दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस एरिया का है, जहां इसी तरह सड़क पर बैरिकेडिंग के बीच एक तार बांधा गया था। रात के अंधेरे में शकूरपुर का रहने वाला अभिषेक लौट रहा था, लेकिन तार की चपेट में आने से उसकी गर्दन कट गई और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। शकूरपुर एफ ब्लॉक में ये बैरिकेडिंग है जो कि दिल्ली पुलिस ने कर रखी थी। इस रोड पर एक बैरिकेड इस तरफ लगा हुआ था और दूसरा बैरिकेड रोड के उस तरफ था, और इन दोनों के बीच में तार बांधा गया था। वो भी इसलिए बांधा गया था ताकि जो बाइकर्स हैं वो रफ्तार से ना निकल पाएं, तार के नीचे से निकल पाएं। अभिषेक नाम का युवक यहाँ से रात को करीब 1 बजे आ रहा था और उसको तार दिखाई नहीं दिया। उसकी बाइक थोड़ी तेज़ रफ्तार से थी और इस तार में वो उलझ गया, जिससे उसका गला कट गया। काफ़ी खून भी बहा, जिससे उसकी मौत हो गई। सड़क पर खून के निशान गवाही दे रहे हैं कि हादसा कितना दर्दनाक रहा होगा। चश्मदीदों के मुताबिक सड़क पर गिरते ही वो बेसुध हो गया। जब पुलिस आई, पुलिस वालों ने क्या करा, ताला तोड़ा। सबसे पहले ताला तोड़ा, उसकी चाबी नहीं थी। ताला तोड़ के वायर को समेटा, अपनी गाड़ी में डाला। दोनों बैरियल एक इधर करा, एक उधर करा, उस साइड भी बैरियल है, उन दोनों को हटा के बैरियल अपना, ताकि सबूत मिट जाए उन का कि यार यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। सड़क पर दिल्ली पुलिस की जानलेवा लापरवाही ने 21 साल के एक युवक की जान ले ली। केस दर्ज करके हमने एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया है और कंसर्न जो बीट स्टाफ था, जिनका नेग्लिजेंस था, वो बीट स्टाफ को हमने सस्पेंड कर दिया है। रात को करीब 1:30 बजे डीजे अभिषेक एक शादी से लौट रहा था। दूसरों की जिंदगी में खुशियां बिखेरने वाले इस युवक के घर में मातम पसरा है। आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई तो की है, लेकिन दिल्ली पुलिस की इस लापरवाही के चलते महज अभिषेक की जान ही नहीं गई, बल्कि उसके परिवार के सपने भी टूट गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। फिल्म पद्मावत का विरोध अभी खत्म भी नहीं हुआ कि एक और विरोध शुरू हो गया है एक दूसरी फिल्म को लेकर। फिल्म है मणिकर्णिका, और इसे लेकर विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ब्राह्मण समाज अब ये कह रहा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो कहानी है, जिस तरह से इस फिल्म में प्रदर्शित की गई है, वो तथ्यों से परे है। ऐसे में फिल्म की हीरोइन कंगना रनावत पर तमाम तरह के दबाव डाले जा रहे हैं। कंगना रनावत ने सफाई दी है कि इस फिल्म में रानी पद्मावती का कोई प्रेम प्रसंग है ही नहीं, झूठी अफवाह फैलाई जा रही है।
लेकिन क्या किया जाए, माफ कीजिएगा, रानी झांसी का कोई प्रेम प्रसंग है ही नहीं, झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। लेकिन कौन सुनता है आज इस बात को? हर कोई तो बस विरोध की बात करता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जीवनी से जुड़ी कहानी पर मणिकर्णिका नाम की फिल्म के अभी चंद पोस्टर ही जारी हुए, लेकिन विरोध के स्वर अभी से सुनाई पड़ने लगे हैं। फिल्म की शूटिंग राजस्थान में हो रही है, लिहाजा सबसे पहले विरोध की आवाज राजस्थान से ही उठी है। हमारी फिल्म के जो राइटर हैं विजेंद्र प्रसाद, उन्होंने अपनी बेटी का नाम मणिकर्णिका रखा है। वो इस फिल्म की कहानी लिख रहे हैं जिन्होंने बाहुबली जैसी फिल्म लिखी है। तो सारा क्रू काफी हर्ट है इस तरह की अफवाहों से। झांसी की रानी के सम्मान में फिल्म की शूटिंग रोकने वालों तक फिल्म की कहानी कैसे पहुंची, इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन कुछ लोग शक के आधार पर अभी से फिल्म का विरोध करने लगे हैं। हालांकि शूटिंग के लिए जोधपुर पहुंची कंगना रनौत ने साफ किया है कि फिल्म में लक्ष्मीबाई के प्रेम प्रसंग की बातें झूठी हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसा सोचना भी इस फिल्म के बारे में, महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में, ये बहुत ही नीच बात है। हम तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते जिस तरह की वो बातें बोल रहे हैं। तो आई थिंक उनकी इस बात से ज़्यादा डिफेम हो रहे हैं जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि उनका कोई ऐसा कुछ प्रेम प्रसंग दिखा रहे हैं। जब ऐसी बातें हैं ही नहीं तो ये पता नहीं ये बेकार की बातें क्यों की जा रही हैं। फिल्म की शूटिंग अभी जोधपुर में चल रही है। इससे पहले कुछ सीन राजस्थान के झुंझुनू, जयपुर के आमेर किले और जोधपुर के मेहरानगढ़ में शूट किए जा चुके हैं। कहा तो ये जा रहा है कि ऐतिहासिक फिल्म है, ऐतिहासिक फिल्म ना होकर के इसमें फिल्म को कमर्शलाइज किया गया है, इसमें गाने डाले गए हैं, एक अंग्रेज अफसर से प्यार दिखाया जा रहा है। झांसी लक्ष्मीबाई के लिए कहते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, उसके लिए सम्मान होना चाहिए, उसका अपमान होने की बात नहीं होनी चाहिए। इस बीच विरोध करने वालों ने निर्माताओं से फिल्म पर सफाई देने की मांग भी की है। मणिकर्णिका फिल्म अप्रैल में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि रिलीज डेट 3 अगस्त तक आगे बढ़ाई जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर।